गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, इस बात को हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जब भी हम कोई सर्किट तैयार करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें एक बैटरी लगाते हैं और बैटरीज के द्वारा हमने सर्किट में मतलब डिवाइस को जब हम एनर्जी देते हैं तो बैटरी के द्वारा देते हैं। बैटरी में एक प्लस पॉइंट होता है और एक माइनस पॉइंट होता है। करंट क्या होती, कैसे फ्लो करती है? प्लस से माइनस की ओर। ये सर्किट से यहाँ प्लस की ओर से चली और इसने डिवाइस को दिया और ये माइनस में आकर समाप्त हो गई। ठीक है, ये माइनस की ओर आ गई, समाप्त नहीं हो गई, आ गई। ये करंट का फ्लो है। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रॉन हमने बताया था करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, माइनस से प्लस की ओर। माइनस से प्लस की ओर करंट की इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है। तो जब भी करंट फ्लो करती है तो उससे मार्ग में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न होती है, कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न होती है, जिसका नाम है प्रतिरोध। ठीक है, तो ये प्रतिरोध, तो जैसे कि सर्किट के बाह्य परिपथ में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न होती है, उसी तरह जब करंट सेल के अंदर फ्लो करती है, सेल के अंदर करंट कैसे फ्लो करती है? माइनस से प्लस की ओर फ्लो करती है। सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर फ्लो करेगी, तभी तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। नहीं, अगर यहीं पर आकर रुक जाएगी तो हमारा सर्किट कट हो जाएगा। ये ऐसे प्लस से चलती है और ऐसे आती हुई ये सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर फ्लो करती है। ये तब हमारा सर्किट कंप्लीट होता है। तो जब करंट माइनस से प्लस की ओर आती है, मतलब करंट सेल के अंदर भी जब ये बहती है तो भी कुछ बाधा उत्पन्न होती है। उसी बाधा का नाम है आंतरिक प्रतिरोध। उसी सेल के अंदर, क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो इस बात को हम शायद समझ गए होंगे कि ये सेल के अंदर होती है। क्योंकि ये सेल के अंदर, ये जो जैसे ये आपके दो प्लस माइनस इलेक्ट्रोड होते हैं और करंट प्लस से माइनस की ओर और फिर सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर। जब ये माइनस से प्लस की ओर आती है तो सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जो मटेरियल भरा होता है, वो भी करंट के फ्लो में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करता है, जिसका नाम है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो जब हम सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर के घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। जिस प्रकार तार वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, उसी प्रकार सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। इस प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध होता तो सेल के अंदर है, लेकिन उसके साइड में जहाँ पर हम सेल बनाते हैं उसी के ऋण टर्मिनल की तरफ हम छोटा सा ये प्रतिरोध दिखा देते हैं। जैसे इसको हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट मतलब जिसमें कि आंतरिक प्रतिरोध जहाँ पर दिखाया है, इसको स्मॉल आर से दिखाकर ऐसे बना देते हैं। इस प्रतिरोध के कारण सेल की दी गई ऊर्जा का कुछ अंश सेल के भीतर ही ऊष्मा में बदल जाता है। मतलब जो एनर्जी हमको मिलनी चाहिए वास्तव में वो नहीं मिलती, कुछ एनर्जी सेल के भीतर ही खर्च हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान सेल की अब किस बात पर डिपेंड करता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन की वजह से कम होगा, किन की वजह से अधिक होगा, ये बात डिपेंड करता है सेल की संरचना कैसी है। सेल की आंतरिक प्रतिरोध का मान मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का मान किन बातों पर डिपेंड करेगा? अगर जैसे हमने जो प्लेटें लगाई हैं, सेल के अंदर जो दो प्लेट लगी होती है, ये इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, अगर इनके बीच की दूरी अधिक है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस बढ़ गई, दो इलेक्ट्रोड दूर दूर हैं,
सेल को ज़्यादा करंट को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है तो ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगी। तो अगर प्लेटों के बीच की दूरी अधिक है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात, सेल जो उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, अगर वो कंसंट्रेटेड है, सांद्र है, ये अगर सांद्रता उसकी ज़्यादा है तो भी प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, अगर सांद्रता ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा है। किंतु अगर सेल के अंदर जो प्लेट डूबी हुई है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, उसका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उतना कम उसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। लेकिन अगर क्या लिखा है, परंतु प्लेटों के घोल में डूबे हुए क्षेत्रफल जो जितना ज़्यादा वो प्लेट में डूबा हुआ होगा, घोल में डूबा हुआ होगा, उतना कम उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। ये बात समझ गई होगी तुम लोग। फिर इसके बाद क्या है, अब निकालेंगे इसके लिए क्या मैथमेटिकल फार्मूला है, उस बात को हम जानेंगे। तो दिखाया गया है, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। जैसा कि ये आपको दिखाया गया है, यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है कि ये जो है, जो हमारा बाह्य प्रतिरोध है और आंतरिक प्रतिरोध है, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं इस बात को भी ये बताते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि मान लीजिए जैसे आपके पास कोई दो रस्सियाँ हैं, एक ये रस्सी का प्रारंभिक सिरा और ये अंतिम सिरा, फिर इसी तरह एक और रस्सी है, ये पहली रस्सी और ये दूसरी रस्सी, ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हुआ, और दूसरी वाली रस्सी का ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा। तो पहले वाले का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से अगर हम बांध दें तो ये होता है श्रेणी क्रम। ठीक है, ये होता है श्रेणी क्रम। तो ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध होता है, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। माना कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल, यहाँ पर विद्युत वाहक बल जो E है, ये वास्तव में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसी भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब भी हम किसी तार से, किसी भी चालक तार से बैटरी जोड़ देते हैं तो हमने तार में क्या लगा दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो ये सेल का विद्युत वाहक बल ही, आंतरिक प्रतिरोध ही जो होता है, वही सेल का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन इसका नाम विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया समझा जाता है। माना कि सेल के सिरों के बीच माना कि सेल के सिरों को एक प्रतिरोध R से जोड़ दिया गया है। सेल के परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है, धारा का मान I है। तो ये I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है V/R। I इक्वल टू क्या होता है, बहुत बार बताया है, V/R होता है। तो यहाँ पर वही हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल यानी पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर E से दिखाया गया है। और कुल प्रतिरोध कितना है, क्योंकि दो प्रतिरोध है, एक बाह्य प्रतिरोध और एक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये हो गया। तो सेल में अगर हमें करंट निकालनी है कि सेल से हमें कुल कितनी करंट मिल रही है, I इक्वल टू सेल का विद्युत वाहक बल E प्लस कुल प्रतिरोध मतलब बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो इस तरह हम अगर हमें किसी भी सेल के द्वारा प्राप्त धारा का मान निकालना है तो इस फार्मूले के द्वारा हम निकाल लेंगे। ओके, आप लोग इसको समझ गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। तो पहला है श्रेणी क्रम में और दूसरा है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में जैसा कि अभी हमने बताया था कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरों से जोड़ देते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे पास दो डिवाइसेस हैं, ये A डिवाइस और ये B डिवाइस, दो डिवाइस है, तो इसका पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, तो पहले वाले का दूसरा सिरा दूसरे सिरे के पहले सिरे से जोड़ देंगे। इसी तरह
जैसे एक और कोई डिवाइस है सी है, मान लीजिए यहाँ पर एक सी डिवाइस है, ये सी है, इसका नाम हम सी दिया, तो सी का पहला सिरा बी वाले के दूसरे सिरे से जोड़ देंगे। इस तरह हम जोड़ते चले जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि पहले वाले के श्रेणी क्रम में पहले वाले का अंतिम सिरा और दूसरे वाले के पहले सिरे को ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, श्रेणी क्रम में संयोजन होता है। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, अगर हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं, ए और दूसरी है ये, इसका नाम हमने बी दिया, और तीसरी है सी, तो हमने क्या किया, तीनों के पहले सिरों को एक बिंदु से और सबका पहला सिरा एक साथ और सबका अंतिम सिरा एक साथ जोड़ देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, समांतर क्रम। ये कहलाता है समांतर क्रम। ठीक है, ये समांतर क्रम हुआ। हम समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कैसे इनको हम निकालते हैं। जब हमारे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में हमारे प्रतिरोध जुड़े होंगे तो मैथमेटिकली कैसे इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, इस बात को अब हम समझते हैं। ये हमारा देखो एक सर्किट तैयार किया गया है जिसमें ए बी सी डी 3 प्रतिरोध हैं, 3 डिवाइसेस हैं, ए बी सी 3 डिवाइसेस हैं। तीनों को क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके की प्रतिरोध हैं ए R1 R2 और R3। इनको क्या किया गया है, एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, फिर इनका तुल्य प्रतिरोध निकाला गया है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये होता है कि अगर इन तीनों प्रतिरोध की जगह हम एक प्रतिरोध लगा दें तो करंट के फ्लो में कोई भी फर्क ना पड़े। ठीक है, अगर इसकी जगह हम क्या करें, ये इस प्रतिरोध की जगह एक बड़ा सा प्रतिरोध ला के लगा दें तो जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है उस पर कोई प्रभाव न पड़े। तो यहाँ पर क्या है, चित्र में ए बी बी सी और सी टी 3 प्रतिरोध हैं को 3 प्रतिरोध तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मान लिया इनके प्रतिरोध हैं R1 R2 तथा R3। इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस R है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध वह है जिसे कि यदि जुड़े हुए प्रतिरोध के स्थान पर लगा दे तो वैद्युत परिपथ पे धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब जो धारा पहले बह रही थी वही अभी भी बहेगी। अब क्या निकालना है हमको, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए एक फार्मूला डिराइव करना है। तो कैसे निकालेंगे, माना तीनों प्रतिरोध में धारा I प्रवाहित हो रही है, क्योंकि धारा यहाँ से निकल रही है, I यहाँ पर भी जाएगी, I यहाँ पर भी जाएगी, मतलब तीनों में क्या है, I करंट ही फ्लो करेगी, एक जैसी करंट फ्लो करेगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से बैटरी से जो I करंट फ्लो हुई वो R1 में भी वही होगी, R2 में भी होगी, R3 में भी, तीनों में वही करंट फ्लो करेगी। अब हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इनके पोटेंशियल डिफरेंस होंगे तीनों में अलग अलग होंगे, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर, यहाँ तीनों में अलग अलग होंगे। माना कि यहाँ पर ए बी के बीच V1, बी सी के बीच V2 और सी डी के बीच V3 पोटेंशियल डिफरेंस है। माना कि इन तीनों प्रतिरोध में धारा I प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 तथा सिरों के बीच विभवांतर है V1 V2 तथा V3। और ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो V1 इक्वल टू I इंटू R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2। ये तीनों निकाल लेंगे। अब क्या करना है, हमें कुल कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, V1 V2 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3, उसी हिसाब से इसे हम करके आपको एक बार समझाते हैं। ये आपका सर्किट है, ये करंट फ्लो कर रही है, ये R1 R2 और ये R3, ये है, यहाँ से करंट फ्लो कर रही है I।
करंट कैपिटल आई भी दिखा सकती हूँ, करंट फ्लो कर रही है आई। ये जो करंट चली, अब यहाँ पर भी वही आई होगी, यहाँ पर भी आई करंट होगी, यहाँ पर भी आई होगी, यहाँ पर भी आई होगी, क्योंकि तीनों में एक जैसी जा रही है। लेकिन इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या विभवांतर होगा सब में अलग अलग होगा। यहाँ पर V1 होगा, इसको हम V1 मान सकते हैं, इस यहाँ पर V2, यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3 हमने मान लिया। अब चूँकि यहाँ पर क्या है, इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, एक A और D, ये बिंदु A है और ये D, इनके बीच में हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस नापा तब क्या निकला, टोटल V। अलग अलग यहाँ V1 V2 यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर हमने जोड़ा तो अलग होगा, यहाँ पर जोड़ा तो अलग होगा, लेकिन टोटल हमने जब काउंट किया मेज़र किया तो टोटल V था, टोटल V था। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार जब हमने सर्किट तैयार किया था तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। तो पहले वाले सर्किट AB के बीच में क्या होगा, V1 इक्वल टू I इंटू R1, और BC जो दूसरा पॉइंट था BC था, उनके बीच में क्या होगा, V2 हमने माना है, तो I इंटू R2, करंट तो सब में एक ही जैसी फ्लो हो रही है। और CD के बीच में क्या होगा, V3 है, तो I इंटू R3। अब टोटल जो विभवांतर होगा, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और टोटल करंट हमारी I ही है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस R है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस R है। और अलग अलग पॉइंट पर AB के बीच में I इंटू R1, I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो ये जो R है तुल्य प्रतिरोध, यानी टोटल अगर हम इन तीनों को हटाकर एक प्रतिरोध लगाते हैं R, तो ये टोटल R हमने माना है। ये I इंटू R, यहाँ पर I हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I और I दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, तुल्य प्रतिरोध। अगर हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर हमें हमारे सर्किट में जो भी प्रतिरोध हैं अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका अगर तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है तो वहाँ उस कंडीशन में, श्रेणी क्रम की कंडीशन में जो तुल्य प्रतिरोध बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों प्रतिरोध को सिंपली हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमें तुल्य प्रतिरोध पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आज हमने श्रेणी क्रम में बताया है। अब हम इसके श्रेणी क्रम के कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, फिर उसके बाद हम समांतर क्रम को पढ़ेंगे और समांतर क्रम के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।